नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। कुंभ विश्व में एक ऐसा पर्व है जहां श्रद्धालु बिना किसी आमंत्रण के आस्था की डोर थामे चले आते हैं। सबसे चमत्कारी कुंभ शहर का नियोजन है, जो कि मात्र कुछ महीनों में करोड़ों लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से स्नान और रहने की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। कुंभ मेले में इस बार करीब 15 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। दुनिया का ये सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन पूरी दुनिया में अपनी आध्यात्मिकता और विलक्षणता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आज चर्चा इसके कुछ दूसरे पहलू की, कि जब कुंभ जैसे विशाल आयोजन को हमारा सिस्टम सफलता के साथ हर बार करता है, तो फिर शहरों और कस्बों को मूलभूत सुविधाओं के साथ बसाने में कुंभ मॉडल कितना कारगर हो सकता है। क्या हम इसे अपना सकते हैं? शहरों में बढ़ती जनसंख्या या माइग्रेशन, इसको लेकर हम कुंभ मॉडल से क्या सीख सकते हैं? और क्या इसी तर्ज पर हम शहरों और कस्बों का प्रबंधन कर सकते हैं? और अगर नहीं, तो फिर परेशानी कहाँ है? समझेंगे अपने खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमान हैं। अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कुंभ मेला ऑफिसर आप रहे हैं यूपी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे दूसरे खास मेहमान हैं सुधीर कृष्णा साहब, फॉर्मर यूनियन सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है सर। और प्रोफेसर SK सरकार जी हैं, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, न्यू दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और फोन लाइन पर हमारे साथ होंगे विनय कुमार सिंह, जो कि SDM है कुंभ प्रयागराज के इस वक्त। उनसे भी समझेंगे। लेकिन शुरुआत में करना चाहूँगा सरकार साहब आपसे, कि कुंभ जैसा आयोजन, और जिसको हम कहें कि महारत हासिल है, और जब किसी एक ऐसे आयोजन के बारे में जहां पर ज़मीन पर कुछ दिखता नहीं और कुछ ही महीनों में एक पूरा का पूरा शहर बसा दिया जाता है, लाखों लोगों को बेरोजगार मिलता है और पूरा बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से करोड़ों लोग, 15 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद इस बार है, और सब कुछ निर्बाध तरीके से हम उसको कर पाते हैं। ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? और क्या इसी तरह की अगर हम पॉसिबिलिटीज़ को शहरों में, कस्बों में देखें, बसाने की, बसावट की, सुविधाओं की, तो क्या फ़र्क दिखता है? देखिए, ये जो मुद्दा है, ये ए सिचुएशन लाइक आप क्राउड को मैनेज कर रहे हो, ह्यूज क्राउड, अनएक्सपेक्टेड क्राउड। उसके लिए आपको मालूम है 15 करोड़ पॉपुलेशन, ये भीड़ होगा पॉपुलेशन का, उसका इम्पैक्ट होगा। इसके लिए तो एक दिन का ये मुद्दा नहीं है, आपका 5-6 साल से इनका प्लानिंग शुरू हो जाता है। प्लानिंग शुरू में पहले सबसे बड़ा चीज़ है क्या क्या लॉजिस्टिक्स, क्या क्या चाहिए। पहले नंबर है आपका ट्रैफिक सर्कुलेशंस। जैसे मेरे को जो मिला है, इसके लिए पहले ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान कर चुका है। एंड आप ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान के हिसाब से मेरे को जो मालूम है, 3 जोन में बांटा हुआ है, जोन 1, जोन 2, जोन 3। जोन 1 एक्सक्लूसिवली फॉर पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक, पीपल हु विल गो अलोंग द रिवर। देन जोन 2 इज़ आपका पैसेंजर ट्रांसपोर्ट अलाउ करेंगे। जोन 3 है आपका, जिधर में रेलवे स्टेशन वो जो कनेक्ट करेंगे। सो ना उसका साथ साथ ये प्लानिंग के जब 15 करोड़ आदमी जब इधर में आएंगे, आदमी औरत जो आएंगे, उसके देखा पर ये लोग किधर ठहरेंगे, मेरे को विचार है काफ़ी प्लान हो चुका है। आपका मल्टी स्टोरी एक आवासन किया है। देन इसका साथ डिफरेंट एरियाज़ में आपका एकोमोडेशन के लिए बंदोबस्त है। 10,000 से 5,000 एकोमोडेशन बहुत जोन में फैला चुका है। एंड इसका साथ साथ आपको जो लॉजिस्टिक्स है और काफ़ी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मेरे को मालूम है 7,000 कर्मी काम करेंगे। 75 मेट्रिक टन मेरे को अंदाज़ा है एक दिन में इतना वेस्टेज जनरेट होगा। इससे ह्यूज वर्क। मेरा एक कलीग वो बोल रहे थे, कुंभ मेला के लिए एक काम किया था, हमारा जो ट्रैफिक का बहुत ज़रूरत होता है मॉडलिंग करना। बिकॉज ये जो सिचुएशन है, मैं पहले ही बोला था, इसे मैनेजिंग द ह्यूज क्राउड एट डिफरेंट लोकेशंस। मैं इसी पॉइंट पर सर आना चाह रहा था कि जो आपने कहा कि कैसे अगर हम 5 साल के वक्त को देखें, कि अगर 5 साल का वक्त मिलता है किसी भी कुंभ या अर्धकुंभ की तैयारियों को लेकर, अरुण कुमार मिश्रा जी, जब यहाँ पर हम सब कुछ मैनेज कर पाते हैं, और बहुत मैं कहूँ कि सलीके से, बिना किसी व्यवधान के, और ये अपने आप में एक अजूबा है दुनिया में कि इतने लोगों का कैसे मैनेजमेंट होता है,
क्या हम इसी तरह जो शहरों में कई तरह की समस्याएं होती हैं, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट की हो, ट्रैफिक की हो, माइग्रेशन के जो लोग आते हैं छोटे छोटे क्लस्टर में बसते हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ बस जाती हैं, क्या हम इस तरह के मॉडल को शहरों में या कस्बों में हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं? वो हो सकता है पॉसिबल या फिर नहीं, और अगर नहीं तो फिर क्यों? देखिए, मैं थोड़ा मेला की प्लानिंग के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जी। कुंभ मेला की प्लानिंग के दो इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं। पहला तो जो कल्पवासी जो जाके वहाँ रहते हैं कुछ पीरियड के लिए, 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, उनकी रहने की एक व्यवस्था किया जाता है जिसको कैंपिंग साइट, जिसकी फोटोज में आप देखते हैं। दैट इज ए स्मॉल पार्ट। द बिगर पार्ट इज ट्रैफिक मैनेजमेंट। जो 15 करोड़ की बात आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि 15 करोड़ एक ही दिन में आ जाएंगे। डिफरेंट स्नान के समय पर करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे, वो आएंगे और चले जाएंगे। मैं 24 to 48 आवर्स के बीच उनका आना जाना रहेगा। सो दो क्लियरली डिस्टिंक्टिव प्लानिंग होता है। पहला प्लानिंग ऐसे उन लिमिटेड लोगों के लिए जो वहाँ पर रहेंगे, और दूसरा प्लानिंग उनके लिए जो कि आके चले जाएंगे। द रेशियो इज ऑलमोस्ट लाइक 1:10। अगर एक आदमी रहता है तो 10 आदमी आके जाता है। जब आप किसी अर्बन एरिया को लेके आते हैं तो वो रेशियो रिवर्स हो जाता है। अगर वहाँ पर 10 लाख लोगों की आबादी रहता है तो 1 लाख लोगों की आना जाना बना रहता है। द रेशियो इज रिवर्स्ड। सेकंड पॉइंट ये है कि अब इलाहाबाद कुंभ में जैसे आजकल चल रहा है, इलाहाबाद के बहुत सारे लेआउट आपकी गंगा जी के किनारे पे, संगम के तट पे है, नॉट इन द सिटी प्रॉपर। अगर आप हरिद्वार को जाएंगे, नासिक को जाएंगे, तो कुंभ की जो गंगा जी का किनारा वहाँ कुछ है ही नहीं, बहुत कम है, या गोदावरी के किनारा बहुत कम है। तो वहाँ इंटीग्रेट करके सिटीज़ के साथ प्लान करना पड़ता। तो ऑलरेडी वहाँ पर कुछ हद तक मेला की प्लानिंग तथा सिटी प्लानिंग दोनों मिला के किया जाता है। फंडामेंटली 2 चीज़ें मेला में बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि शायद नॉर्मल लाइफ में करना मुश्किल है। पहला तो ये है कि बहुत ही इंटेंसिव प्लानिंग होता है। 5 साल भले ही ना हो, लेकिन 18 महीना से 24 महीना से पहले से प्लानिंग होता है। पैसा खूब अलॉट किया जाता है। उस जियोग्राफिकल एरिया को देखते हुए अगर आप पर स्क्वायर किलोमीटर का फंड अलॉटमेंट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। मैन पावर बहुत ज़्यादा अलॉट किया जाता है। लाखों की संख्या में फिजिकली लोग पहुंचते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक इलाहाबाद सिटी के अगर आपके टोटल सैनिटेशन स्टाफ लेंगे, हो सकता है आपको 5,000 लोग मिलेंगे, 4,000 लोग काम करते हुए मिलेंगे इलाहाबाद शहर में। और अगर आप कुंभ को जाएंगे तो पता चलेगा वहाँ पर आपकी 25,000 30,000 लोग काम कर रहे हैं। रेशियो इज़ वेरी डिफरेंट। पूरे सिटी को एक चीफ इंजीनियर हाइडल देखते होंगे, तो यहाँ पर एक कुंभ को देखने के लिए एक चीफ इंजीनियर हाइडल बनते होंगे। सो कुंभ के टाइम पे तो 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर 1, the fund allocation is very very high. Number 2, the manpower allocation is very high. And number 3, the time allocation planning is very high. वो किसी भी बड़े टाउन पे ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है। Okay. तो द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज बेसिकली कुंभ का प्लानिंग क्या है? कुंभ का प्लानिंग इज अकिन टू ए सेक्टर प्लानिंग। आप एक 10 स्क्वायर किलोमीटर या 20 स्क्वायर किलोमीटर का सेक्टर ले लीजिए, उसका आप प्रॉपर लेआउट करिए। कुछ हद तक तो कुंभ की एक्सपीरियंस से हम लोग इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में, अब सुधीर यहाँ बैठे हैं, कह सकते हैं हमारे जो 8,000 म्यूनसिपैलिटी लाइक टाउन से, सिटी से, उसमें हूबहू रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि मैं 2 मेला करा चुका हूँ और प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट, सेक्रेटरी हाउसिंग रह चुका हूँ। उस कदर की बजटरी अलॉटमेंट, उस कदर के मैन पावर अलॉटमेंट शायद कर पाना मुश्किल होगा। ओके। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे विनय कुमार सिंह जी हैं जो कि एसडीएम है और कुंभ प्रयागराज इस वक्त हैं। विनय जी, हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जब कुंभ किसी भी शहर में जब होता है, अर्धकुंभ होता है, और उसका मैनेजमेंट जिस तरीके से होता है, क्या इसी तरह के मैनेजमेंट के ज़रिए हम शहरों या कस्बों में जो समस्याएं हैं, चाहे वो ट्रैफिक की हो, चाहे कि वो पानी की हो, या फिर सड़कों की हो, या फिर जो माइग्रेशन होता है, उससे हम कुछ वहाँ पर उस मॉडल को अपना सकते हैं? और यहाँ पर इस तरह का मैनेजमेंट कितना आसान या मुश्किल दिखता है आपके नज़रिए से?
ये बहुत अच्छा ये प्रासंगिक प्रश्न है सर। और कुंभ को मतलब ये आपको जान करके मतलब आश्वस्ति मिलेगी कि कुंभ को लेकर के इसी जो यहाँ का जितनी भी व्यवस्था के प्रबंधन को लेकर के जो भी कार्य किए जाते हैं कुंभ मेला प्रशासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो उसमें कई यूनिवर्सिटीज के लोगों ने इस पर रिसर्च भी शुरू की हुई है। और हेलो जी जी बताएं। तो जी तो मेरी जानकारी में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ छात्रों का एक समूह आया हुआ था जो आपके जो आपने प्रश्न पूछा है कि क्या कुंभ में की जाने वाली व्यवस्था किसी तरह से हमारे जो शहरी प्रबंधन है या कस्बों का जो प्रबंधन है उसमें उपयोगी हो सकता है। तो ये बिल्कुल ही मतलब मार्गदर्शक तरीका हो सकता है। ये यहाँ पर जिस तरीके से बहुत ही कम समय में 1 महीने के लिए जितने भी कल्पवासी यहाँ पर आते हैं, प्रमुख स्नान पर्वों पर करोड़ों की भीड़ होती है, तो यहाँ पे जितनी भी आधारभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी और सैनिटेशन को लेकर के जो व्यवस्था की जाती है, और जितने भी आपदा प्रबंधन को लेकर के जितनी भी हमारी यूनिट्स होती हैं, जल प्रबंधन को लेकर के जितनी होती हैं, बीमारियों के प्रबंधन को लेकर के होती हैं, तो ये एक बहुत ही चूक रहित तरीके से इनकी पहले से प्लानिंग की जाती है और इसी पैटर्न पर समय समय पर प्रशिक्षण दे करके एक टीम तैयार की जाती है और ये निश्चित तौर पर ये उपयोगी हो सकती है हमारे। लेकिन विनय जी, दो बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनका ये कहना है कि कुंभ को लेकर जो मैन पावर का डिप्लॉयमेंट है, यानी कि जो आपको मैन पावर मिलती है वो, और दूसरा बजट, ये बहुत अधिक होता है कंपेयर अगर करें शहरों या कस्बों में मिलने वाले बजट या वहाँ पर जो लोग मिलते हैं काम के लिए। क्या ये एक बड़ी वजह है या फिर इसे हम दूसरे तरीके से हल कर सकते हैं? अब बजट को लेकर के और उसकी तुलना में जो मानव श्रम है उसको लेकर के मानक होते हैं यहाँ पे, और CAG के द्वारा ऑडिट भी होती है सर। तो उस लिहाज से देखें तो मानक के नजदीक तो लगभग रहता है। और चूंकि ये एक अस्थायी प्रकृति का कार्य होता है, हर 6 साल में होता है या हर साल होता है, तो इस नाते हर बार उन्हीं सुविधाओं को अर्जित करने के लिए बेस बनाना पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा बजट ये अन्य जगहों की तुलना में ज्यादा प्रतीत हो सकता है, परंतु अगर इसे हम देश के अन्य भागों में लागू करें तो एक बार बेस बन जाने के बाद जो उसकी निगरानी है और जो उसका नियमित रूप से संरक्षण है वो हमारे लिए फिर उतना मतलब मूल्य मतलब वर्धित नहीं रहेगा, मतलब उसे किया जा सकता है। चलिए, शुक्रिया आपका। मैं लौटूंगा आपके पास। सुधीर कृष्ण साहब, 2 चीज़ें हैं कि जब हम शहरों में एक बड़ी समस्या माइग्रेशन को लेकर, ख़ास तौर पर हर बड़े या मेट्रो में हम देखते हैं कि काम की तलाश में लोग आते हैं, इसके बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में क्लस्टर बन जाते हैं, जो झोपड़ियाँ तैयार होती हैं, इंक्रोचमेंट होता है। अगर हम कुंभ की तरह हर उस तरह के कस्बों में जहाँ पर लोग आते हैं रोज़गार के लिए, क्या एक छोटी सी सिटी टेम्परेरी कहें या परमानेंट कहें उस बिहार पर बना सकते हैं? क्योंकि ये समस्या लंबे समय से है और हर साल इस पर लाखों लोग आते हैं, पैसे भी खर्च होते हैं, सरकार भी पैसे खर्च करती है, लेकिन समाधान नहीं होता। क्या समाधान कुंभ से हो सकता है? देखिए, कुंभ से हमको कुछ नसीहत तो मिल सकती है, लेकिन उस नसीहत को अगर हम एडॉप्ट करें तो हमको अपने दृष्टिकोण में भी बदलाव लाना पड़ेगा। वो इस तरह से, एक उदाहरण आपने दिया कि लोग आते हैं और यहाँ कैंप बना दिए गए, लेकिन अगर शहर में देखें तो उल्टा हो रहा है। जो EWS के घर बनते हैं अमूमन शहर से दूर बनते हैं या बिखरे बिखरे बनते हैं। कुंभ में जहाँ पे टेंट बने हैं, रहने की जगह बनी है, वो नदी के पास बने हैं जहाँ पे लोगों को जाना है। लेकिन जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं शहर में काम करने के लिए, सिक्योरिटी गार्ड की तरह से काम करने के लिए या फिर अमूमन छोटे मोटे काम करने के लिए, उनके लिए ये सब बनाना संभव हो नहीं पा रहा है। वो बिखरे बिखरे बन रहे हैं, तो वहाँ ना जाके वो जहाँ तहाँ झुग्गी वगैरह बना के स्लम में है। तो इसलिए हमको एक प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है, जो इससे हमें नसीहत मिलती है। अर्बन प्लानिंग में हमको ये देखना है कितने माइग्रेंट आ रहे हैं। आज माइग्रेंट का डेटा हमारे पास नहीं है, 2011 का सेंसस हो चुका है, लेकिन माइग्रेंट्स कितने आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसका कोई हमारे पास फिगर नहीं है। तो अगर हम उसको लेके प्लानिंग करें तो ये संभव है। एक और उदाहरण दूंगा कि पानी की क्वालिटी का। अभी ये बताया, यूपी गवर्नमेंट ने क्लेम किया, जो अच्छी बात है,
कि गंगा का पानी इतना स्वच्छ है कि उसको पिया जा सकता है। वो क्यों स्वच्छ हुआ? क्योंकि इंडस्ट्री सारी बंद कर दी गई जहाँ से पानी वो गुजरता हुआ आ रहा है। तो क्या हम इंडस्ट्री को बंद कर दें? ऐसा संभव नहीं है शहरों के लिए। तो आवश्यकता इस बात की है कि वाटर पोल्यूशन को हमें शाश्वत रूप से उस पर कंट्रोल किया जाए। इसके नसीहत की बात है ये। कुंभ से नसीहत लेके शहरों में जो नदियाँ बह रही, आज की हालत ये है कि आपने देखा बेंगलोर में पेपर में जो आज निकला है कि वर्तूर नदी में लेक में आग लग गई दोबारा, पहली बार नहीं। क्यों? क्योंकि मीथेन गैस इतना जनरेट हो रहा है, कचरा उसमें भरा हुआ है। तो एक एक्सट्रीम तो ये है कि इंडस्ट्री बंद कर दें, दूसरा एक्सट्रीम जो चल रहा है वो ये कि कूड़ा डाला जाए उसमें। तो क्या हम ये नसीहत ले सकते हैं कि वाटर बॉडीज़ जो हैं, चाहे वो नदी है या तालाब है, जिनके किनारे सारे शहर बसे हुए हैं, आज बेंगलोर शहर और बहुत शहर जो तालाब और नदी की वजह से ही बसे थे, और आज वो तालाब और नदी वो पानी छूने लायक नहीं रह गया है। तो क्या हम अगर ऐसा करें कि ये नदियाँ पानी, ये प्रयागराज के कुंभ का हम अगर आदर्श लेके ये करें कि जो वाटर बॉडीज़ हैं उसको हम स्वच्छ रखेंगे, तो ये बड़ी अच्छी नसीहत होगी। हाउसिंग की ले लें। और तीसरी मैं ये कहूँगा कि जो एक हम इमोशन से काम कर रहे हैं कि लोग आ रहे हैं उनको भेजना है, ये एक शॉर्ट टर्म इमोशन, इमरजेंसी, इमोशनल इमरजेंसी है। आपको याद होगा कि जब हमारे देश में इमरजेंसी आई 77 में, सभी चीज़ें ट्रेन टाइम से चलने लगी, लोग हर एक चीज़ लोग अपना ऑफिस टाइम से पहुंचने लगे, वो याद होगा आपको। लेकिन वो जैसे इमरजेंसी हटी वो ख़त्म हो गया। ऐसा क्यों? तो क्या हम इमरजेंसी के ही बंधक बने रहेंगे, इमोशनल इमरजेंसी कुंभ के वजह से, और सोसाइटी में जो नेशनल इमरजेंसी 77 की उसको याद करके डिसिप्लिन लाएंगे? ऐसा नहीं। तो हमको सीख इस बात की लेनी है कि समाज में एक डिसिप्लिन लाना है, प्लानिंग का हमें एक फ्रेमवर्क लाना है। अब आप देखिए यहाँ कितने प्लानर्स होंगे जो लगे हुए हैं, और एक म्यूनसिपैलिटी में जहाँ शायद एक प्लानर हो मुश्किल से, या 2 होगा, 4 पोस्ट होंगी, 3 खाली पड़ी हुई हैं। तो अगर हम ये हम पे बहुत बड़ी नसीहत है, हमको कुंभ का मॉडल लेके हर शहर में एक डायमेंशन लेके, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन है, हाउसिंग है, स्ट्रीट मैनेजमेंट है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, वाटर एयर मैनेजमेंट है, इन सब पे ध्यान दे करें तो डेफिनेटली हम सारे शहर को अच्छा कर सकते हैं। सरकार साहब, क्या हमें ज़रूरत है, आपको लगता है कि जो रिहाइश इस वक्त होती है शहरों में, ख़ासतौर पर मेट्रो या फिर उससे BOC गेट सिटी में कहूँ, जो छोटे शहर या कस्बे हैं, वहाँ पर प्लानिंग के लेवल पर ही हमें अब कुछ दूसरे मॉडल या कुंभ जैसे कहा सुधीर साहब ने, उसकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत है कि कहाँ पर वर्कफोर्स जा रही है, कहाँ पर वो काम करेगी, वाटर बॉडीज़ कहाँ होनी चाहिए और कहाँ पर हमें वो क्लस्टर बनाने हैं, चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंट हो? आप बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। ये जब हम लोग शहर मेट्रो सिटी के इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करने के प्रयास करते हैं, बहुत ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं। इसका मतलब यह है, आपको देखना पड़ेगा ये जो इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल द इन्फॉर्मेशन, व्हाट आर द इन्फॉर्मेशन, हम लोग तरह के इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम ICT ठीक तरह से डेवलप करे, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसी से हम लोग काफ़ी प्रयास कर सकता हूँ, जिधर में आपका पता चल जाएगा क्या एक्टिविटी है, उसी एक्टिविटी का क्या ऑल्टरनेटिव होगा, ऑल्टरनेटिव के हिसाब से कैसे हम लोग ये सब स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो जब तक ICT मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक ये कुंभ का जो काफ़ी लेसन्स है, मैं पहले बोल रहा था, एक है क्राउड मॉडलिंग। हम लोग क्राउड मॉडलिंग ठीक तरह से पता चल जाएगा, ठीक तरह डेप्लीकेट कर पाए तो मेट्रो का काफ़ी ट्रैफिक कंजेशन प्रॉब्लम सुधार हो सकता है। सो हमारा स्ट्रांगली ये है, रिसर्च हो रहा है डायरेक्शन में, ये कुंभ मेला का एक जो ये प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स, वो एग्जाम्पल्स लेके देखना पड़ेगा वो शहर में किसी जगह में एप्लीकेबल होगा, और किसी जगह में एप्लीकेबल होने के लिए ICT टेक्नोलॉजी कैसे हद तक हम लोग इम्प्रूव करें। ये संग मिश्रण में मेरा आई एम कॉन्फिडेंट, हमारा जो मेट्रो में जो समस्या होता है उसको ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से मार्फत ये हम लोग काफ़ी सुधार कर सकते हैं। मेट्रो सिस्टम का जो प्रॉब्लम है, जैसे दिल्ली में मैं किसी जगह में जा रहा हूँ, पता नहीं चलता, मैंने विद इन 5-10 मिनट्स में कौन सा कंजेशन में अटक जाऊँगा। इसका मतलब ये है हम लोग को इन्फॉर्मेशन हमारा मालूम नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्राउड मॉडलिंग, लॉजिस्टिक्स, ये एक प्लेटफॉर्म में आ जाए तो हमारा विचार है, हमारा मेट्रो सिटी का प्लानिंग ठीक तरह से हम लोग कर पाएंगे। ये मेरा विचार है। अरुण सर, 2 चीज़ें, एक तो जो आपने कही कि फंड को लेकर, क्योंकि मैं इसमें देख रहा था करीब 4200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, लेकिन
जो उम्मीद है कि करीब 1200 अरब रुपए का राजस्व आएगा, ये जो मैन पावर, रोजगार और राजस्व कितना बताया आपने? इसमें करीब दिया गया है कि 1200 अरब रुपए के आसपास का ओवरऑल। अरब, 1200 अरब? जी, तो मैं इसी समझना चाह रहा था कि पिछले जो हुए हैं उसमें रेवेन्यू कैसे क्या जनरेट होता रहा है, और जो नई हमने सिस्टम अडॉप्ट किए या नए हमने सिस्टम कुंभ में शुरू किए हैं, जिस तरीके से उसको पॉपुलराइज किया गया है, उसका कितना इम्पैक्ट इकोनॉमी पर होता है। देखिए, जो 1200 हालांकि आधिकारिक आंकड़े नहीं है, ये गैर सरकारी आंकड़े हैं। ओके जी। एक्चुअली कोई बेसिस होगा जिसके आधार पर उन्होंने कहा होगा, बट फंडामेंटली कुंभ को कभी भी एक रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल के रूप में नहीं लिया गया है, क्योंकि सरकार एक व्यवस्था करती है, और अब जो सड़कें हैं, जो बिजली है, जो टेम्पररी होता है, उसमें आपको क्या रेवेन्यू मिल सकता है? मैक्सिमम थोड़ा बहुत रेवेन्यू होगा कि जो कैंप अलॉट करने में जो थोड़ा पैसा मिलेगा, या साइट से, दैट्स अ वेरी मिनिस्क्यूल काइंड ऑफ मनी। कुंभ इज नेवर यूज्ड एज ए रेवेन्यू मॉडल कि हम कुंभ से पैसा कमाएंगे, वो कभी भी किसी भी सरकार के ध्यान नहीं रहा है। दो चीज़ें आपने जब पूछा था, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसीलिए हम अगर इसको रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल करना होगा तो शायद इलाहाबाद पॉसिबल नहीं है ये। बट ये जरूर है कि जो हम आपने कहा था कि जो हमारा जो लोग आते हैं ट्रांजिएंट पॉपुलेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है कि आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, जोन में, प्लानिंग स्ट्रक्चर में आप कम से कम 15% FAR गरीबों के लिए रखिए, जो लोग बाहर से आते हैं उनको रहने के लिए रखिए, और कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे बताए कि आपको बहुत दूर लेके कहीं रख लीजिएगा, उसको उसी जोन में रखिए। वो एक छोटी सी चीज़ है जो कि हम अडॉप्ट इमीडिएटली कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कानून है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के बारे में आपने बताया, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में बहुत गरीब आदमी तो शायद नहीं यूज़ कर पाएगा, लेकिन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को कर सकते हैं। तो ये जो आप कुंभ की जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि एक मन को एक विश्वास हो जाता है कि अगर हम लोग ठान लें तो कुछ चीज़ें करके दिखा सकते हैं। हरिद्वार के जब हम लोगों ने 86 की मेला प्लान किया था, हरिद्वार वॉज अ वेरी स्मॉल टाउन, तो हम जब मेला को प्लान किया उसके साथ हरिद्वार सिटी डेवलपमेंट को भी प्लान किया, हरिद्वार ऋषिकेश डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया गया। तो दोनों को मिला के, हालांकि ऋषिकेश देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, हरिद्वार सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता, तब भी दोनों को मिला के एक डेवलपमेंट अथॉरिटी क्रिएट किया गया ताकि एक परमानेंट अर्बन स्ट्रक्चर खड़ी हो सके। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। तो हमारा वाटर मैनेजमेंट कैसे होगा, ड्रेनेज मैनेजमेंट कैसे होगा, सैनिटेशन मैनेजमेंट कैसे होगा, ट्रांजिट एकोमोडेशन कैसे करेंगे, वो सब तो हम लोग कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। बट आई डोंट थिंक कि हम इसको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मॉडल और रेवेन्यू अर्निंग मॉडल के रूप में कर सकते। डेफिनेटली करोड़ों लोग आएंगे तो लोगों को इनकम, वहाँ स्थायी बाशिंदों को तो फायदा तो होगा ही होगा, वो तो डेफिनेटली होगा ही होगा। मैंने सुना था कि अभी जो बोट है, कल मुझसे कोई कह रहा था कि संगम के स्नान करने के लिए जो बोट अभी लग रहे हैं, सब 1-1 हज़ार रुपया पर ट्रिप चार्ज कर रहे हैं, रोजगार सब। बट वो सिस्टम नहीं होना चाहिए कि 1,000 रुपया चार्ज करके लेकिन के लिए जाए। लेकिन इतना जरूर है कि कुंभ, जैसे आप सबने कहा, क्योंकि आप सबका अनुभव रहा है कुंभ के साथ में, कि किस तरीके से कुंभ मॉडल के जरिए जो बड़े शहर हैं, ये छोटे और नए शहर बस रहे हैं, वहां पर इस मॉडल के जरिए हम बेहतर रिहाइश तैयार कर सकते हैं, और उससे सीख लेते हुए कई ऐसी समस्याएं हैं जो शहरों में दिखती हैं, खासतौर पर मेट्रोज में, उनको हम हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात आप दर्शकों की राय की, हमने कार्यक्रम दिखाया था डीबीटी और किसानों को लेकर 18 जनवरी को। प्रशांत कुमार हमारे दर्शक लिखते हैं कि कृषि क्षेत्र में सभी सब्सिडी को बंद कर डीबीटी के जरिए किसानों को सीधे पैसे भेजे जाने चाहिए, इससे किसान आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। एक और दर्शक धर्मेंद्र कश्यप लिखते हैं कि किसानों के हित में सरकार का ये कदम सराहनीय होगा। ये व्यवस्था स्थानीय दलालों के प्रभाव से मुक्त होने के साथ साथ सही समय पर किसानों की जरूरत को पूरा कर सकेगी, और इसके लिए राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य बिठाना जरूरी है। तो आप दर्शक अपनी राय, सुझाव और आलोचना लगातार हमें आप मेल करते रहिए, और साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।